We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। कल हमने क्लास 9th का इतिहास का पहला चैप्टर देखा था, फ्रांसीसी क्रांति, कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति हुई, किन कारणों से हुई। और जब 1774 में लुई 16वीं फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा तो उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसके शासन में फिजूल खर्ची की वजह से और बार बार युद्ध होने की वजह से उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खत्म हो चुकी थी और अधिक कर्ज में वह डूब गया था। और फिर क्या हुआ, उसने अपने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और बड़े बड़े व्यवसायियों, अदालती, फिर कर्मचारियों, वकील। और वो क्या किया, अपने फिर से अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या किया कि फिर से वह कर बढ़ाने लगा, जिससे क्या हो गई, उसकी परिस्थितियां खराब हो गई और किसान वगैरह उनसे उसका कर नहीं चुका पाने की वजह से युद्ध की फिर से शुरुआत हो गई। कल हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ लिया था, अब हम दूसरे पार्ट में आएंगे, जीने का संघर्ष। इसमें आपको एक चित्र दिखाया गया है। इसमें जो चेयर पे बैठा है वह कुलीन व्यक्ति, यानी कि इसको मकड़ा माना गया है। और ये जो एक किसान व्यक्ति है जो अपने मालिक के लिए कुछ उपहार स्वरूप लाया है, इसे मक्खी माना गया है। यानी कि जो बड़ा व्यक्ति है उसे मकड़ा और इसे किसान को मक्खी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखा भी है कि बेचारा गरीब अनाज फल जैसा पैसा, सलाद और कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब को स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसकी एक नज़र देखता तक नहीं है। यानी कि उसकी चीज़ें लेने के लिए वो तैयार बैठा है, पर उसके ऊपर एक नज़र देखता नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हम जीने का संघर्ष। करा है फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? 2.3। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन ही है कि 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 2.3, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिमाणतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई। यानी कि जो अनाज पहले कम लगती थी, अब जनसंख्या बढ़ी है तो भाई अनाज की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वही मांग उसकी बढ़ गई। किसकी? अनाज के उत्पादन में। अधिकांश लोग के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। यानी कि उसमें जो पावरोटी थी उसकी जो कीमत थी वह बढ़ने लगी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रहा था। यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो भाई हम काम करने वालों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही थी, जो कामगार लोग थे उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही थी। यानी कि अमीर गरीब की जो फासले थे वो एकदम बढ़ते जा रहे थे। स्थितियां तब और बदतर होती जा रही थी, यानी कि बहुत ही खराब होती जा रही थी। सब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। बताया भी गया था कि किसान की फसलें ठंडी की वजह से खराब होती गई और जिससे परिस्थितियां फ्रांसीसी क्रांति लाई थी। तो इसी वजह से वहाँ पर सूखे ओले के प्रकोप से जो पैदावार गिर रही थी वह खराब होती जा रही थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा होता जा रहा था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम हो गई। जीविका संकट यानी कि ऐसी चरम स्थितियां जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। अनाम जिसका कोई नाम मालूम नहीं होता। जैसे इस समय हमारे पास क्या है, लॉकडाउन पड़े हुए हैं, तो हमारी भी स्थितियां क्या हैं, खराब ही हैं। तो वही हाल उस समय का था। इस समय हमारे पास क्या है, लॉकडाउन महामारी जो विश्व को भरी हुई है। तो इससे भी हमको क्या करना है, बचना ही है। घर में ही रहें तभी सुरक्षित हैं, बाहर मत निकलिएगा। चलिए आइए फिर से देखते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे कुछ दिखाया गया है जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, खराब फसलें, फिर महामारी, फिर अमीर गरीब का मुरब्बा गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि उसी का एक टेलीग्राम बनाया गया है। यहाँ पे उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की गई है, यानी कि जो उभरते हुए मध्य वर्ग थे उनके विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना के बारे में बताया गया, कैसे उनके अधिकारों का अंत होता है। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे, यानी कि जड़ से, बुनियादी मतलब जड़ से बदलाव लाने के लिए उनके पास साधन और किसी प्रकार का कोई तैयारी नहीं था। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई थी जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे। तीसरे स्टेट यानी कि जो वकील थे, डॉक्टर थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने यह विचार को उठाया था। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। कब? 18वीं सदी में, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पे संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे और इनका मानना था कि समाज किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, यानी कि जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता की होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी सामाजिक हैसियत है उसके जन्म से ना होकर उसकी योग्यता, यानी कि जो उसके किस लायक वो है उसी के अनुसार होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पे आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है, यानी कि यह किताब है जिसे लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसे विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। किसने? रूसो ने। मॉन्टेस्क्यू ने इनकी भी एक बुक की रचना है। किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। दार्शनिकों ने इन विचारों पे काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके, यानी कि जो भी खबरें होती थी वो पढ़े लिखे लोग जोर से पढ़ते थे ताकि जो लोग पढ़े लिखे न हो वो सुन करके उस बात को समझ सके। और इसी समय लुई
सुलाहमी द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। यानी कि जब लुई सुलाहमी बार बार युद्ध हार रहा था तो क्या किया, वो फिर से कर बढ़ाने लगा और ये खबर अखबार में छपी हुई थी और लोगों ने पढ़ा और फिर से उनके अधिकार के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। ये स्रोत को देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन तंत्र में हुए अनुभव का वृत्तांत करा कि आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद से समय को याद करते हुए सन 1793 अपने एक मित्र को लिखा है। यानी कि उसमें अपने एक मित्र को पत्र लिखा है। दूसरा पॉइंट है क्रांति की शुरुआत। यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कह रहे कि पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सुलाहमी ने कर बढ़ा दिए थे। किस कारण से भाई, वो हार चुके कई बार युद्ध हारते हारते उसके जो फिजूल के खर्चे थे उससे क्या होता, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका जो कोषाध्यक्ष था वो खत्म हो चुका था और इसी कारण वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने कोष को बढ़ाने के लिए क्या किया, उसने फिर से कर बढ़ाने शुरू कर दिए। कहे कि क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता है। यानी कि पुराने राजतंत्र, यानी जो पुराने राजा जैसे फ्रांसीसी सम्राट थे, वे अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुला करके नए करों के अपने प्रस्तावों पे मंजूरी देनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए और इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई। कब बुलाई गई? 1664 में, नहीं 1614 में। फ्रांसीसी सम्राट लुई सुलाहमी ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इन बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। यानी कि बैठक बुलाई गई और हर एक स्टेट के लोगों को बुलाया गया। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी कि जो एकदम फर्स्ट स्टेज के लोगों को नहीं बुलाए, जो किसान थे, औरतें थे और जो कारीगर थे, उन्हें उस सभा से वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई। यानी कि उन लोगों को उस सभा में बुलाया नहीं गया, लेकिन उनकी जो शिकायत थी, जो बातें थी, उसको पत्र के माध्यम से उस सभा में लाई गई थी, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई सुलाहमी इसी प्रकार प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग रखी, अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। यानी कि जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे वो क्या कर रहे थे कि इस बार सभी सभा के लिए मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पे रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रूसो ने किस पुस्तक में लुई सुलाहमी के बातों को किया है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए।
तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। कौन? तीसरे, यानी कि जो वकील, डॉक्टर, बड़े बड़े व्यापारी थे वे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? नेशनल असेंबली। और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यानी कि जब तक कोई ऐसी संविधान नहीं रच लिया जो सम्राट की शक्तियों को कम कर दे, तब तक ये जो हमारा नया असेंबली बना है इसे भंग नहीं किया जाएगा। उनका नेतृत्व मिराम्बियो, कौन? मिराम्बियो और आबे सीए ने किया। मिराम्बियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, यानी कि बड़े परिवार में था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आवे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका मैम्फ्लेट लिखी थी। क्या लिखी थी? मैम्फ्लेट। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टेनिस कोर्ट में शपथ, यानी कि वही सभा की है। कह रहा है कि एक विशाल पेंटिंग के लिए जैक लुई डेविस द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी, यानी कि उसी सभा का यह चित्र है। चलिए 2-4 पॉइंट और देखते हैं। कह रहा है कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, यानी कि फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई, यानी कि नष्ट हो रही थी, और पावरोटी की कीमतों आसमान छू रही थी। जो पावरोटी यानी कि जो खाने पीने की चीजें थी वो आसमान यानी कि बहुत महंगी हो रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे, यानी कि जो व्यापारी थे, बेकरी मालिक थे, जो पावरोटी बनाने वाले थे, वो अपने फायदे उठाते हुए अपनी जमा पूंजी को बढ़ा रहे थे। बेकरी की दुकानों पे घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पे धावा बोल दिया, यानी कि जो औरतें गई हुई थी पावरोटी लेने, तो उन्होंने क्या किया, 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ता था, और इस इंतजार की वजह से उनमें एक गुस्सा भड़क उठा, आक्रोश हो उठा। उन्होंने क्या किया, दुकान पे धावा बोल दिया, उसे यानी कि उसे लूट लिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को ब्रास्तिल पे धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, यानी कि पहले पेज में जो हमने पढ़ा था ना कि सेना को पेरिस में प्रवेश कर दिया गया, गोलियां चलाने का अफवाह फैलाया गया, ये कब हुआ था? 14 जुलाई को हुआ था। देहाती इलाकों में गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पे लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों के भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पे आक्रमण कर दिए, उन्हें अन्य भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला करके राख कर दिया। यानी कि किसान भी क्या किए, जो बड़े बड़े जागीर थे उनके घर में घुस करके अनाजों को लूट लिया और उनके पास जो कागज वगैरह थे उसे जला दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़ करके भाग गए, बड़ी संख्या में जो उनकी जागीरें थी वो छोड़ करके भाग गए। बहुते ने तो पड़ोसी देशों में जा करके शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वीं ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर वे अब से संविधान अंकुश होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया, यानी कि लुई 16वीं मान गया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया और धार्मिक कर समाप्त कर दिया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि
जब्त कर ली और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे, यानी कि जो उस समय साथ है फ्रांस के जो रुपए थे उसका नाम लिब्रे था, 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फिर क्या कह रहा है कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कह रहा कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायकों, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है, यानी कि इस चित्र में दिखाया गया है। पहला न्यायपालिका न्यायाधीश, फिर वोटिंग होगा, फिर कार्यपालिका में सम्राट, फिर मंत्री, फिर विधायिका में ये आज नेशनल असेंबली 745 सदस्य, फिर वोटिंग, निर्माण। इस तरीके से क्या हुआ, संविधान का निर्माण हो गया। फिर सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वह दिख नहीं, यानी कि अप्रत्यक्ष जो दिखाई न दे। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे और जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। अभी भी कुछ पॉइंटें रह गई, यानी कि अभी भी सभी लोगों को एक समान नहीं माना जाता था। कह कि सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। करदाता यानी कि जो कर्ज देने वाले थे। करा कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के नाम से शुरू हुआ था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी कि जो संविधान हुआ था वह पुरुष और नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से शुरू हुआ था और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में, अहरणीय यानी कि जिसका कोई हरण ना हो, हनन ना हो, के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक और नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा स्वयं करे। यहाँ पे दिखाया गया है कि क्रांतिकारी पत्रकार यानी कि जिया पालमरा ने अपने अखबार लामी द प्लम जनता का मित्र नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान का यह एक टिप्पणी है कि किस तरीके से उन्होंने